तो भी बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी लोगों का अभिनंदन है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलो। तो शुरू करते हैं आज का सवाल। हाँ, आएगा आएगा पारुल, डोंट वरी। तो पहला सवाल आपके समक्ष है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अर्धगोला है एक। अर्धगोला क्या है? एक समतल आकृति है, एक वक्र आकृति है, एक ठोस आकृति है, इनमें से कुछ। सेमी सर्कल इज व्हाट? ए प्लेन सरफेस, ए कर्व सरफेस, या शेप, या सॉलिड शेप, और नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा होगा? वो आ चुका है बैच पारुल, वो आ चुका है। तो इनमें से कौन सा होता अर्धगोला? जैसे आप जानते हैं ना गोला, गोले की एग्जांपल क्या है? जैसे गेंद है, कंचा है, या फिर लड्डू खाने का है, ये सब गोल के एग्जाम्पल है ठोस आकृतियों। हम अर्धगोले की बात करें तो गोले को बीच में से काट देते हैं, जैसे आपने नींबू को बीच में से काट दिया, तरबूज को बीच से काट दिया, किसी बॉल को बीच में से काट दिया, ठोस बॉल को, तो वो सब क्या है? वो ठोस आकृति होती है। राइट ऑप्शन क्या है? ठोस आकृति। तो जो अर्धगोला है वो ठोस आकृति का एग्जाम्पल माना जाता है। बहुत बढ़िया। एक और सवाल। किसी ठोस आकृति के ढांचे के रेखाखंड अथवा पृष्ठ कहलाते हैं। शीर्ष, फलक, कोने, इनमें से कोई नहीं। The structure of a solid shape is called a line or surface. Is top, that is फलक means फलक, that is surface बोलते हैं इसको इंग्लिश में। कॉर्नर और इनमें से कोई नहीं। हाँ, गोला हो या अर्धगोला हो, ठोस आकृति का ही एग्जाम्पल होता है। तो ठोस आकृति के ढांचे के जो रेखाखंड अथवा पृष्ठ हैं वो क्या कहलाते हैं? तो बहुत ही आसान सवाल है, आप सभी जानते हैं। अगर मैं कोई भी ठोस आकृति लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्यूब आपके सामने लिया, तो जो क्यूब के ये रेखा वाले कवर्ड करने वाले पार्ट हैं, ये वाले, ये क्या कहलाते हैं? दैट इज फलक। क्या कहलाते हैं? फलक। जैसे आप जानते हैं इसमें कितने होते हैं? 8 कोने यानी 8 वर्टेक्स होते हैं, 12 कोर होती हैं भुजाएं, और 6 फलक होते हैं। इस पर आप गिनती लिखते हैं ना, जब लूडो खेलते हैं तो उस पर 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखते हैं ना, वही उनको क्या कहलाते हैं? वो फलक कहलाए। बहुत बढ़िया। एक और सवाल। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या हो और उसका व्यास हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा? इफ ए सर्कल हैज ए रेडियस एंड डायमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल बी ट्रू? शीर्ष, कॉर्नर होते हैं आयुष, दैट इज व्हाट? आर इज इक्वल टू 2d, आर इज इक्वल टू डी, 2r इज इक्वल टू डी, और 3r इज इक्वल टू डी। तो बी ऑप्शन बताया जा रहा है सबसे ज्यादा, बी और सी। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल लिखा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता कि r इज इक्वल टू डी बाई टू, तो आप बड़ी आसानी से पहचान लेते, क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का आधा होता है। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि व्यास बराबर 2r। बस मैंने उल्टा करके लिख दिया, यहाँ पर मैंने अपोजिट करके तो लिखा है, बात तो वही है। अब 2r इज इक्वल टू डी बोले, डी इज इक्वल टू 2r बोले, क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। आसान सवाल था, इजीली मैनेज हो जाता। आपने बी ऑप्शन देकर थोड़ा सा गलत कर दिया है इसको। थोड़ा कोशिश करेंगे अगली बार से सही जवाब दें और गलती के चांसेस कम से कम। एक और प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, फ्री रहा। बहुत सिंपल सवाल है। वर्ग के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर? तो इसका तो जवाब बहुत ही तरीके से आप दे सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको जवाब देने में। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, इसका गलत मत कर देना, क्योंकि आप जानते हैं वर्ग होता है ये, और वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? हर एक कोण की माप 90 डिग्री होती है। ये तो हलवा प्रश्न है, थोड़ा सा टफ ले लेते। निम्नलिखित आकृतियों में से किसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं? Which of the following shape have diagonal crosses perpendicular to each other? ट्रपेजियम, इक्वल क्वाड्रेटल, इसको रोम्बस भी बोलते हैं, आयत रेक्टेंगल, और या समांतर को पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। इनमें से किस आकृति के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं? लंब मीन्स जब वो एक दूसरे को काटते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपकी तरफ से, और मुझे उम्मीद है जवाब अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी दिया जा रहा है, 2 दिया जा रहा है। क्या बात है। देखो, आप मैं सारी आकृति बता देता हूँ। समलंब चतुर्भुज की अगर मैं बात करता हूँ तो समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है, ऐसे वाला, है ना? आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं,
और इसके विकर्ण कभी भी 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे। ठीक है, आयत की बात करते हैं, आयत ऐसा होता है, आप खुद देखिएगा कि आयत आपको दिख रहा है कि वो 90 डिग्री कौन बनाएगा, ये आयत। क्या ये कौन एक दूसरे को 180 डिग्री पर काटते? नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? क्योंकि आयत का शेप नहीं पता है कैसा हो जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम होता है ऐसे, आयत का छोटा भाई, इसके भी 90 डिग्री पर नहीं होंगे। लेकिन जो समचतुर्भुज है, जिसको आप रोम्बस बोलते हैं, इसकी खास बात क्या है कि वर्ग जैसा होता है, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता और इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इक्वल लेंथ की होती। इसीलिए समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ओ है, तो पहली बात तो ये है कि AC पर OD लंब होगा, दोनों लंब पर काटेंगे। दूसरी बात है कि AC नॉट इक्वल टू BD, ये बराबर नहीं होते। अगर ये बराबर हो जाएंगे तो ये वर्ग बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लंब समद्विभाजित करते हैं तो AO इज इक्वल टू OC होगा और OB इज इक्वल टू OD होगा। यानी अगर AC की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 में टूट जाए। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज, रोम्बस के जो डायगोनल है वो क्या होते हैं, परस्पर एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग टू। एक और सवाल, आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार को तारीख 29 दिसंबर 1975 थी, तो आज तारीख क्या है? 28 दिसंबर 1975, 3 जनवरी 1976, 2 जनवरी 1976 या 2 जनवरी 1975? टुडे इज फ्राइडे, लास्ट मंडे द डेट वाज दिसंबर 29, 1975, so today is the date। तो आज की डेट आपको बतानी है क्या है। तो देखते हैं आज की डेट में आप क्या मुझे बताने की कोशिश करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे आसानी से बताने की कोशिश जरूर करेंगे। तो देखते हैं क्या आपका जवाब मिलता है। लेट्स सी, उम्मीद से भरे जवाब होंगे तो आप आसानी से उनको कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, और तेजी से करने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, तो बात बन जाएगी और सवाल आसानी से। तो यहाँ पर मिल रहा है OBCD, तो क्या बात है, सी ऑप्शन। देखो समझ लो, सवाल बड़ा आसान है। उसने बोला आज शुक्रवार है, तो आज फ्राइडे है, और उसकी तारीख क्या है, उसने कहा आज की तारीख बतानी है। और पिछले सोमवार को, तो शुक्रवार से पहले क्या आएगा, आपने कहा थर्सडे आएगा, उससे पहले वेंसडे आएगा, उससे पहले ट्यूसडे आएगा, उससे पहले मंडे आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अगर आज फ्राइडे है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पिछले सोमवार, इस सोमवार को क्या था, 29 दिसंबर 29 दिसंबर 1975, तो मंगल को हो गया 30 दिसंबर, बुध को हो गया 31 दिसंबर 1975। अगला वर्ष लग गया थर्सडे, तो 1 जनवरी 1976 हो गया। और फ्राइडे को क्या हुआ, उसमें मतलब तो आज की तारीख क्या है, तो 2 जनवरी 1976 आज की तारीख है। राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट जवाब है। इस तरह के क्वेश्चन कैलेंडर से आपके लिए पूछे जा सकते हैं, निकल भी आते हैं। तो आप सभी लोग सही से सवाल का समझ कर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, देन इट विल वर्क। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, आपने काफी अच्छे से उत्तर दिया है, तो एक और प्रश्न मैं आपके स्क्रीन पर रखता हूं और उम्मीद करता हूं ये जवाब आप और अच्छे से दें। एक और सवाल, शीर्षों से किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए लंब एक बिंदु पर मिलते हैं, जिसका नाम क्या होता है? और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑल दीज फोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि इनमें से एक ना एक फंस जाता है एग्जाम में। तो बी कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन एंड समझने की कोशिश करना, ये आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाला है अगर आप इसको बताएंगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है डी। ओ माई गॉड, तो इसको पहले समझ लो ये क्या है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपकी दिक्कतें बनी रहेंगी। तो कुल मिलाकर के किसी भी त्रिभुज के 4 केंद्र माने गए, देयर आर 4 सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल, और उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे अगर मैं अंतः केंद्र की बात करता हूं, तो आपने एक त्रिभुज बनाया, उस त्रिभुज के अंतः केंद्र मतलब उसके कोणों के अर्धक, याद रखिएगा, अगर कोई भी कोण शीर्ष से आप खींच रहे हैं और उस कोण को वो अर्धक करता चला जाए, आधा कर दे, तो हम कहते हैं कोणों के अर्धक, अंतः कोणों के अर्धक।
पर जब लाइन डालते हैं तो उससे बनने वाले पॉइंट को अंतः केंद्र बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक होता है ये वाला कि आप इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लाइन खींचो जो उसको दो भागों में बांट दे, यानी माध्यिका को बोलते हैं माध्यिका, मीडियन। यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर कोई भी लाइन डालो, माध्यिका मीन्स वो सामने वाली भुजा को दो भाग में तोड़ दे, तो उससे बनने वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, जिसको सेंट्रॉइड भी कहते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ बात करते हैं लंब केंद्र की। और लंब केंद्र क्या है? लंब केंद्र होता है ये वाला कि आपने कोई ट्रायंगल लिया है, अब आपसे कोई मतलब नहीं है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, आपको यहां से अर्धक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ना उससे मतलब है कि वो सामने वाली भुजा को दो भागों में तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है। बस आपको क्या देखना है कि यहां से खींची गई रेखा सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना दे, लंब हो। इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, इस पर डाला गया लंब, यानी सामने वाली भुजा को दो भागों में तोड़े ना तोड़े लेकिन 90 डिग्री का कोण बनाए। तो अगर वो 90 डिग्री के कोण की बात करते हो तो वहां पर आता है लंब केंद्र, जिसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। याद रहेगा? तो अभी अपने में हमने तीन चीज सीखी, कौन कौन सी? अब तीनों चीज शीर्ष से चलती हैं, ये भी शीर्ष से, ये भी शीर्ष से, ये भी शीर्ष से। यानी अगर आप शीर्ष से सामने वाली भुजा पर ऐसी रेखा खींचते जो दो भागों में तोड़े, माध्यिका होती है तो केंद्रक। अगर आप शीर्ष से कोई लाइन खींचते जो उस कोण को दो भागों में तोड़े तो कोणोकारधक यानी अंतः केंद्र। आप सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर कोई लाइन डालते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी परपेंडिकुलर होती है, उसको बोलते हैं लंब केंद्र। अब आता है परिकेंद्र। परिकेंद्र को भी समझ लो। परिकेंद्र में इससे कोई मतलब नहीं है, शीर्ष का कोई मतलब नहीं है। परिकेंद्र में यानी सरकम सेंटर में शीर्ष कोई रोल प्ले नहीं करता। क्या रोल प्ले करता है कि आप समझिएगा कि आप सिर्फ दो काम करेंगे, एक तो इस वाली भुजा को दो भागों में तोड़ना है और वो 90 डिग्री का कोण बनाए। अब वो कहीं से भी निकल जाए उससे कोई मतलब नहीं है, ये सामने वाली भुजा दो भागों में टूटनी चाहिए और कोण 90 डिग्री का हो। तो ऐसे बनने वाले कोण जितने भी कहीं से निकलेंगे उन सब कोणों को कहा जाता, जहां इनके अर्धक काटे तो उसी अर्धक को कहा जाता है यानी माध्यिका के लंब अर्धक। ठीक है, उसको बोलते हैं परिकेंद्र। तो सारे समझ में आ गए? तो इसको बोलते हैं लंब केंद्र। तो राइट ऑप्शन क्या है? लंब केंद्र। हाँ, इसका तो लंब केंद्र ही आंसर है। आपने देखा ना, किसी शीर्ष से खींचे गए, जब शीर्षों से आप खींचोगे सामने वाली भुजा पर लंब, तो वो क्या होगा? लंब केंद्र होगा। क्लियर है? यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, लंब केंद्र को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर, इसको बोलते हैं इंसेंट। याद रहेगा? भूलेंगे तो नहीं? बहुत बढ़िया। ये याद रखने की चीज है, हर सवाल में, प्रश्न में इस तरह के सवाल निकल सकते हैं। एक और सवाल, चलो। धातु के तीन ठोस गोलों जिनके व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हैं, को पिघलाकर एक नए ठोस गोले के रूप में ढाला गया है। नए गोले का व्यास क्या होगा? देखते हैं। 3 solids metal sphere with diameter of 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter are melted and molded into a new solid shape. The diameter of the new shape is what? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। जी, बी। बहुत बढ़िया, बी आयुष ने कहा, बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। समझते हैं सवाल का मीनिंग क्या होता है। तीन ठोस गोले हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तीन ठोस गोले हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? हाँ ओके, अभी देखते हैं। तीन ठोस गोले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 8 सेंटीमीटर, इसका व्यास 10 सेंटीमीटर। जब इन तीनों को मिलाया गया एक साथ तो ये तो मोटी सी बात, एक नया गोला बनेगा। उसका व्यास पूछा, तो अब क्या समझ में आ रही है बात आपको? बहुत मोटी सी बात है। तीन गोले आपके सामने हैं, अगर आप इन गोलों के वॉल्यूम्स को पिघलाएंगे तो एक बड़ा गोला बनेगा। तो पहले इनका वॉल्यूम देखें और इन तीनों वॉल्यूम्स का टोटल इसके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो आपने कहा इसकी 6 है, ये 8 है और ये 10 है, तो हमारा गोले का आयतन क्या होता है? 3/4 पाई आर क्यूब, यही होता है ना? हाँ जी। भाई हम जब निकालते हैं किसी भी गोले का आयतन ऐसे तो निकालते हैं या कुछ और निकालते हैं? सिंपल थ्योरी है। बहुत बढ़िया, यानी आपको पता है कैसे निकालते हैं। बहुत बढ़िया।
तो आपने कहा ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई आर क्यूब होता है। आज मॉर्निंग में आपकी क्लास नहीं थी क्या? नहीं होती है क्लास, लेकिन आज शायद ना रही हो, इट मे बी पॉसिबल। लेकिन हम तो हमेशा क्लास रखते हैं। क्लास तो आज भी हुई थी, लेकिन वो दूसरी कैटेगरी में होती है, वो इस कैटेगरी में नहीं होती जिससे उसमें प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए उस कैटेगरी में नहीं होती है, वो दूसरी कैटेगरी में क्लास ली जाती है। ओके, चलो अब सवाल हुआ। अब यहाँ पर करें, अगर मैं इन तीनों के इन आयतन को जोड़ूं तो क्या होगा? आपने कहा सर जोड़ लो, यानी मैंने माना इसकी रेडियस कितनी हुई भाई, 6 व्यास है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3, इसकी रेडियस 4, इसकी रेडियस 5। तो अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो हमने कहा ओके 3/4 पाई आर क्यूब इंटू R1 क्यूब प्लस 3/4 पाई R2 क्यूब प्लस पाई आर क्यूब R3। इन तीनों का वॉल्यूम ये बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये तो वॉल्यूम बनेगा और तो कुछ नहीं बनेगा। अगर आपको लग रहा हो तो मुझे बता दो। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो यू विल गेट दिस लुक लाइक दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो अब यहां पर आपको समझ में आ रही है बात। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो आप मुझे बता सकते हैं ना कि आपको आसानी से पता लग रहा है क्या हो रहा है। तो आपने कहा ओके कोई बात नहीं है। मैंने उल्टा लिख दिया, मैं उल्टा लिख रहा हूँ क्या? हाँ 4/3, इट्स 4/3, माफ कीजिएगा, मैंने इसको अपोजिट क्यों लिख दिया? 4/3। ओके, हाँ बताएंगे बताएंगे, देखते रहो। अब क्या हुआ? तो आपने 4/3 पाई आर क्यूब यहां से कॉमन निकाल लिया, सॉरी पाई क्यूब, बस आपने 4/3 पाई क्यूब यहां से कॉमन निकाला। अगर मैं इसको कॉमन निकालता हूं तो अंदर क्या बचेगा? आपने कहा सर ये तो कुछ बहुत आसान है, इसमें क्या बचा? R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। और इसका वॉल्यूम किसके बराबर है? 4/3 पाई इस बड़े वाले के रेडियस के R क्यूब रख दिया मैंने। अब देखो 4/3 पाई से ये वाला कट गया, तो R1 कितना है? यानी 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर आर क्यूब। तो ये क्या हुआ? 3 3 होती है 27 प्लस 4 चौक 16 चौके 64 प्लस 5 पंजे 25 पंजे 125 आर क्यूब। तो कितना हुआ? आर क्यूब बराबर 216 और आर बराबर 216 का क्यूब रूट बराबर 6। तो यानी इसकी जो रेडियस है वो 6 है। उसने क्या पूछा? व्यास बताओ। तो 6 गुणा 2 बराबर 12। ये तो तब बिल्कुल बेसिक तरीका जो फॉर्मूले बेस आप कर रहे थे। हाँ, जो फॉर्मूला बेस आप कर रहे थे, है ना? अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाते ना, थोड़ा सा सोच लेते, तो आपको एक बार में आंसर मिल जाता। देखो कैसे, जब आप 6 सेंटीमीटर व्यास, 8 सेंटीमीटर व्यास, 10 सेंटीमीटर व्यास के 3 गोलों को एक साथ पिघलाओगे, तो जो नया गोला बनेगा वो तो बड़ा बनेगा ना भाई, कम तो बनेगा नहीं। तो 10 वाले से ज्यादा ही बड़ा बनेगा ना भाई। जो भी गोला बनेगा, आपने 6 सेंटीमीटर वाला, 8 सेंटीमीटर, 10, 3 गोलों को पिघलाया, तो जो नया वाला गोला बनेगा उसका आकार तो बड़ा ही होगा ना, तो उसका व्यास भी बड़ा होगा। तो देखो 6 8 10, 10 से ज्यादा व्यास होगा, और 10 से ज्यादा व्यास सिर्फ एक ही का था 12 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया जिससे कि आपको पता लग जाए कि हम क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। हाँ वही तो कॉमन लिया है, 4/3 पाई कॉमन तो निकाल लिया, 4/3 पाई हमने कॉमन निकाल लिया। ओके, एक और सवाल चलो। निम्नलिखित जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए कुछ अंक इस प्रकार हैं। आपको बताना है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक कौन से हैं। तो मैं चाहूंगा जवाब मिले। बहुत सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा फोकस करोगे, यू विल गेट द आंसर। जी, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो वो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका है। और आपने कहा सी, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे छोटा। इस सवाल में हम गलती क्या करते हैं? सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले 39 मिल जाता, 39, तो हम इसको लिख देंगे 39, और सबसे बड़ा क्या मिला? 95। तो हम इसको इसी तरह से सजा देंगे, जबकि वो गलत होगा, क्योंकि आपसे पूछा है विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक। तो सबसे पहले अधिक अंक आएंगे, उसके बाद कम अंक आएंगे। तो अधिक अंक कौन से थे? 95। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, बिल्कुल सही जवाब पकड़ा है आपने, सी एकदम करेक्ट आंसर है, 95, 39। इसी पर आधारित एक और सवाल है, बताओ। अब आपको बताना प्राप्त अंकों का परिसर क्या होगा।
परिसर का मतलब होता है रेंज, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, रेंज। अब इन अंकों की रेंज आपको बतानी है कितनी होगी। अभी आपने सवाल शुरू किया है करना, इस पे 2-3 सवाल होंगे और आपको बताना है इसकी रेंज क्या है, परिसर क्या होगा इसका। तो मुझे उम्मीद है कि परिसर को आप आसानी से निकाल के बता देंगे। और परिसर क्या होता है, परिसर होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, इसको बोलते हैं रेंज। यानी क्या होता है परिसर, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अब अधिकतम मान तो आपने अभी निकाला था 95 है, न्यूनतम मान आपने अभी निकाला था कितना था, आपने कहा 39 है। इनको घटाएं तो कितना आएगा, आपने कहा 15 में से 9 गए 6, 8 में से 3 गए तो 5, 56। तो बी इज द राइट ऑप्शन। सी कौन बता रहा था बार बार, सी कर रहे थे, ये तो गलत आंसर है। अच्छा पुराने वाले क्वेश्चन को नहीं दिया था ना, ओके। तो 56 एकदम सही जवाब आपकी तरफ से आया, बहुत ही खूबसूरती से आपने जवाब दिया, कोई भी शक, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी यहाँ पर अवेलेबल नहीं, काफी अच्छा उत्तर आपका। तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ और देखते हैं वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, वो क्या कहता है आपसे, लेट्स सी। एक और बताओ, चलो आपको बताना है इसके द्वारा प्राप्त माध्य अंक क्या ज्ञात करना, यानी आपको इसका मीडियन बताना है कि अंकों का जो बच्चों ने प्राप्त किए उनका माध्य अंक कितना है। क्या बात है, बहुत तेजी से बी ऑप्शन, अच्छा पुराने वाले क्वेश्चन का मिल रहा है अभी मुझे लग रहा है। इसका आंसर देना भाई, आपको इसका कितना आएगा, मुझे इससे मतलब है। देखूंगा आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा, माध्यांक बताना है आपको, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर बहुत जल्दी से करने की, तो भाई उम्मीद है, उम्मीद पर खड़े उतरेंगे आप, और जवाब में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है जी। बी, तो माध्यांक कैसे निकालते हैं, क्या होता है माध्यांक, माध्यांक का मतलब होता है कि माध्य बराबर क्या होता है, मीन, जिसको बोलते हैं कुल योग बटे कुल संख्या। क्या होता है, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजिट। अब देखो सम करें तो कितना होगा, इन सबको जोड़ना होगा ना, मैं यहीं जोड़ देता हूं ऐसे, इन सबका सम कितना होगा, आपने कहा जोड़ दो, तो 5 और 1 6 और 5 11 और 6 17 और 8 25 और 9 34 और 5 39 और 6 भी 43 होना चाहिए। 5 और 6 11 और 5 16, 16 और 9 25, 8 33, 6 45 और 5 44 45 और 5, कुछ डिजिट छूट रही है क्या, बी ऑप्शन 70 बता रहे हैं, चलो जोड़ लेते हैं फिर। मैं एक बार फिर से करता हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है सवाल में। 5 और 1 6 और 5 11 और 6 17 और 8 25, 5 30 और 9 39 और 6 45 और 5, ठीक है, 45 5 50, यहाँ से लगे 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20 और 9 29, 5 34 4 38 और 3 40 8 40 और 9 50 8 52 7 60 और 8 30, 730। क्लियर है, मुझे कुछ मैं जरा एक वैल्यू मिस लग रही है मुझे इसमें से, 730 टोटल हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, आपने कहा 10, डिवाइड कर दें तो ओ सही है, 73 इज द राइट। क्लियर है, ओके। मुझे लग रहा था कि पीछे वाली संख्याओं में मिस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या दिख रही थी ना लगातार थी, तो ये 75 नीचे लिखा है, इसकी वजह से कंफ्यूजन हो। चलिए तो राइट ऑप्शन क्या है, दैट इज 73 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो बी नहीं होगा, इट्स ए। हाँ तो अब बी, सब बी बता रहे हैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, मैं भी तो कंफ्यूज हो रहा हूँ कि बी कैसे आ रहा है। इट्स 73, ए इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सवाल था, एक और सवाल। चलो, किसी दो अंकों वाली संख्या में से 15 घटा दिया जाता है तो संख्या 2/3 हो जाती है, उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा, ये आपको बताना है। If 15 is subtracted from a 2-digit number, the number, if it becomes 2/3, what will be the sum of its digit? सवाल बड़ा मजेदार है, आसान है, करने की कोशिश करेंगे
तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से कर लेंगे। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। और मैं चाहता हूं कि आपका जवाब अच्छे से आए, गलती के चांसेस कम हो। ओके, किसी 2 अंकों वाली संख्या में से, अब देखो इस सवाल को आप ऑप्शन से तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हमने मानी वो संख्या x है, अगर x में से मैं 15 कम कर दूं तो वो संख्या जो थी वो 2/3 हो जाती है। ये तो मतलब है इसका, अगर मैं उस संख्या में से 15 कम करूं तो वो संख्या x का उसी संख्या का 2/3 हो जाती है। ओके, अब आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या करें, 3 को उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 45 इज इक्वल टू 2x। इसको उधर भेज दिया तो 3x माइनस का 2x इज 45, x बराबर 45। तो x का वैल्यू कितना, 45 है। क्लियर है, जब 45 आपके सामने आया है तो x बराबर 45, यानी वो संख्या 45 है। और 45 के अंकों का सम कितना होगा, आपने कहा 4 + 5 बराबर 9। राइट ऑप्शन इज 9। क्लियर है, बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही जवाब है, आप एकदम सही कर रहे हैं। तो अब समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक संख्या को x माना, उसने बोला 15 कम कर दो तो मैंने 15 कम कर दिया। उसने बोला इसका जो संख्या 15 कम करने से जो ये संख्या थी उसका 2/3 बन गई, तो मैंने उसका 2/3 कर दिया। सॉल्व किया तो 45 मुझे आंसर मिल गया, यानी वो संख्या जो है वो 45 है, उसके अंकों का योग 9 है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। एक और सवाल, एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 20 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल होगा। The minute needle of a watch is 21 centimeter long. The area covered by this is in 20 minutes will be what? अच्छा सवाल है, ये सवाल खूबसूरत है, इसको करने की कोशिश करेंगे सब। जी, और मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप आसानी से कर भी, कोई जल्दबाजी नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल में कोई समस्या आपको नहीं आनी बहुत है। बस आप समझाते चलो, मुझे बताते चलो कि इसका आंसर क्या। 420 बताया जा रहा है, चलो समझ लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखो, ये घड़ी है, ये रही घड़ी। आप सभी जानते हैं घड़ी में यहाँ बजते हैं 12, यहाँ बजते हैं 6, यहाँ बजते हैं 3 और यहाँ बजते हैं। उसने मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी। अब सपोज करते हैं मिनट की सुई यहाँ पर है 21 सेंटीमीटर, उसने बोला 20 मिनट में, तो 20 मिनट वो यहाँ आ जाएगी। उसने बोला तो वो कितना क्षेत्रफल कवर करेगी। अब मुझे बताओ, उसने जब 20 मिनट बोला तो 20 मिनट के 3 हिस्से होंगे ना भाई, टोटल घड़ी 60 मिनट की होती है, 60 में 2 का डिवाइड 20 का डिवाइड कर दें तो यानी घड़ी तिहाई हो जाएगा। अगर मैं इसका निकालूं एरिया, तो वो टोटल वृत्त का तिहाई बनेगा ना, तो तिहाई हिस्सा तो होगा। वो पूरी घड़ी आपके सामने है, उसने बोला 20 मिनट बताओ, तो अगर ये 20 मिनट है तो अगला वाला 20 मिनट, फिर ये 20 मिनट, तो टोटल घड़ी 20-20 मिनट में 3 बार टूटेगी। तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं तो एरिया क्या होता है, आपने कहा पाई आर स्क्वायर। अब निडल का लंबाई 21 जो उसका रेडियस है, तो 22/7 गुणा 21 गुणा 21, 7 दिया, तो 22 दिया 66 गुणा 21 का क्षेत्रफल ये आया। क्योंकि आपको इस पर्टिकुलर हिस्से का एरिया निकालना है, तो वो तो तिहाई हिस्सा है, तो 3 का डिवाइड कर दिया, 3 सत्ते 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 4 46, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। हाँ, 120 भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एंगल में ना बदलना चाहें, आप एंगल में करें तो देख लो 360 डिग्री का कोण बनता है, ये 120 डिग्री का कोण बनाएगा, बात वही पड़ेगी। आप चाहे ऐसे निकालें चाहे वैसे निकालें, चॉइस ऑलवेज बी योर्स। समझ में आ गया है, क्योंकि घड़ी की मिनट की सुई पूरा चक्कर 60 मिनट में करती है, वो व्रत को पूरा घूम जाती है 60 मिनट में। अब हमको 20 मिनट का एरिया निकालना है, तो मैंने पूरे व्रत का निकाला, उसका तिहाई कर दिया, मेरा आंसर मिल गया मुझे। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी। एक और सवाल लेते हैं और बढ़ते हैं, वन मोर क्वेश्चन यू गाइस। एक समचतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो। देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। एक समचतुर्भुज रोम्बस की बात हो रही है कि पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 60 सेंटीमीटर, इफ इट्स डायगोनल इज 24, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रोम्बस। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रोम्बस वाला समझाया था, शायद आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रोम्बस वाला आपको समझाया।
अभी मैंने रोम्बस वाला आपको समझाया था ना, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? रोम्बस ऐसा होता है ना, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी खास बात क्या है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगर ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, तो उसने बोला एक विकर्ण अगर उसका ए सी फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ 24 है, तो कितने कितने का हो जाएगा? 12-12 का ना। 12-12 का हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसने आपसे कहा कि उसका परिमाप 60 है। जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो 4 ए कितने के बराबर हो गया? 60 के। तो ए बराबर कितना है? 15, यानी उसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर की होगी। और ये है समकोण। अब आपको ये क्वेश्चन ऐसा नहीं बन गया कि एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिला है जिसमें ये तो कितने का है? 15 का है, ये 12 का, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये तो बना। जब आप जानते हैं कि समचतुर्भुज रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो जब उसने काटा होगा तो यहां पर इसकी लंबाई मुझे नहीं पता, लेकिन ये 12-15 तो मुझे इसकी लंबाई मिल सकती है ना। 21 को आप क्यों करेंगे? वो रेडियस है ना ऑलरेडी। डायमीटर ओके, क्लियर है। तो अब देखो 12-15, अगर मैं बात करूं आपसे, तो 15 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर। जब हमने ये x मान, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 225 माइनस का 144, एक्स बराबर इतना है का वर्गमूल। तो 5 में से 4 गया 1, और 81 आया बराबर 9। तो यानी इसकी ये लंबाई 9 है, तो 9 का ये हो जाएगा। अब आपको दोनों विकर्ण मिल गए, आपको दोनों विकर्ण मिल गए ना। क्या क्या मिल गए? एक विकर्ण ए सी जो था वो था 24 का, दूसरा विकर्ण जो बी डी निकाला वो है 18 का। और सम चतुर्भुज रोम्बस का एरिया क्या होता है? दैट इज 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी 1/2 इंटू 18 गुणा 24। तो इसको काट दें, 9 दूनी 18, और 9 चौक 36, और 9 दूनी 18, 216 सेंटीमीटर। समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? तो ये सवाल थोड़े से जो ना टिपिकल होते हैं, घुमाने वाले होते हैं, तो आपको घूमना नहीं है, बस सवालों को समझना कि अगर वो हो कैसे रहे, दैट्स इट। जब आप ये समझ जाओगे कि ये सवाल आपको घुमा रहा है और आपको घूमना नहीं है, तो ये सवाल बहुत अच्छे हैं। और स्पेशली ये मेंसुरेशन पर सवाल इस तरह के बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते भी हैं। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न की बात आपके सामने रखते हैं। समझ में आया सबको? कोई ऐसा साथी जिसको समझ में ना आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दे कि सर मुझे समझ में नहीं आया है, देन मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। यदि किसी राशि का 12% वार्षिक ब्याज की दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 रुपए है, तो वह राशि कितनी है? सिंपल सवाल है। एक राशि है जो 12% वार्षिक ब्याज की दर से हर 6 महीने के बाद जोड़े जाने वाले, यानी ब्याज जो दिया जाता है वो हर 6 महीने बाद जोड़ रहे हैं, वो हर 6 मंथ के बाद आपका ब्याज इंप्लीमेंट हो रहा है। तो आपको बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 रुपए दिया हो तो राशि कितनी? टेक योर टाइम, समझने की कोशिश करना। आप समझना, दर कैसी दी हुई है आपको? ईयरली, और आपको हर 6 महीने बाद क्या नहीं, हाफ ईयरली ब्याज लेने हैं। तो शायद आपको याद आया होगा कि अगर आप हर 6 महीने में ब्याज लेते हैं तो उसका मतलब क्या है? 1 साल में 2 बार ब्याज लेंगे। बात समझ में आ रही है ना भाई? अगर आप 1 वर्ष में हर 6 महीने बाद ब्याज लेंगे तो आपने पूरे साल में 2 बार ब्याज लिया, उसको बोलते हैं छमाही। तो जब छमाही होती है तो दर को तो कर देते हैं आधा, क्योंकि वार्षिक दर थी तो आपने इसको आधा करा 6%, और समय को कर देते हैं डबल। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? सवाल ये है कि 6% से कोई ब्याज दिया जाता है 2 वर्ष के लिए, और उसके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 36 रुपए है। क्लियर है? तो आपने देखा साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है, प्रत्येक वर्ष इक्वल होता है, उसमें कभी गलती नहीं होती, वो बराबर चलता है। तो इसका ब्याज कितना मिला? आपने कहा 6% पहले साल और 6% दूसरे साल, तो 6 + 6 बराबर 12% का ब्याज तो हुआ साधारण। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिलता? पहले साल 6%, अगले साल 6%, और ब्याज पर ब्याज, यानी 6 पर 6% निकाले तो 0.3% और आया।
तो 12.36% आया चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपए है, यानी 12.36% माइनस 12% किसके बराबर है, 36 रुपए के बराबर है, यानी 0.36% किसके बराबर है, 36 के। 100% आप था, क्या करें, 36 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 36 दशमलव का हटाया तो 2 जीरो बढ़ा दिए, एकम 10,000 रुपए। तो वो 10,000 रुपए की राशि है। समझ में आया सबको, ये ट्रिक से ही बता रहे हैं भैया। ओके, अब इसकी एक ट्रिक भी देख लो, ट्रिक से, ये तो बेसिक हो गया, जैसे आप, ये भी ट्रिक ही है, लेकिन दूसरी ट्रिक क्या है उसको भी समझ लो। जब भी आप ऐसे करते हैं तो हम क्या करते हैं, मैं उसको भी लिख देता हूं जो आयुष ने कहा है। तो क्या करते हैं, आपकी दर 6% है और ब्याज 2 साल का है, तो हम क्या करते हैं, जब भी 2 वर्ष का ब्याज होता है तो जो भी हमारा ये लिखा हुआ है दर, हम अंतर का तो कर देते हैं वर्ग, ठीक है ना। हाँ, नहीं आया, ट्रिक से बता देता हूं, देखो, इस दर का करते हैं स्क्वायर, तो 36 अंतर बराबर क्या है, 2 साल का है ना, तो दर का स्क्वायर अपॉन 100 गुणा 100, बस इसको याद रख लेना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंतर बराबर दर का वर्ग बटे 100 का, 2 साल का इसलिए। तो अंतर कितना था, आपने कहा सर 6 का था, तो 36 बराबर 36 बटा 10,000, 36 से 36 कट गया 10। आप डायरेक्ट ऐसे, ठीक है रीता, आएगा आएगा आएगा, दोबारा बता दें, अभी आपने शायद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमसे नहीं पढ़े हैं, इसीलिए शायद आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपको फॉर्मूला बेस याद होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, लेकिन आपको फॉर्मूला बेस नहीं समझना है। आपको जब अगर नहीं आया है तो मैं अभी नेक्स्ट सेशन में अब जो है मैं टॉपिक वाइज स्टडी कराऊंगा यूपी टेट की, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। ओके, डोंट वरी, आगे बढ़ें, एक और सवाल लिया जाए, सब रेडी हैं। ओके, एक बार फिर से देखिएगा, यू विल, आपको ये फॉर्म, ये ट्रिक तो समझ में आ गई कि जब भी अंतर निकालते हैं तो दर का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर करते हैं। संख्या लिखी है 76, 48, 84, 66, 70, 64 का औसत मान, यानी state the average value of the number 76, 48, 84, 66, 70 and 64। देखते हैं जवाब क्या मिलता है, और उम्मीद है आपके जवाब अच्छे से, बड़ी खुशी का एहसास हो जाए। ओके, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। फॉर्मूले से तो बहुत परेशान हो जाओगे, अगर मैं फॉर्मूले से बताता तो ये आपको पसीने आ जाते सवाल करते हो, क्योंकि फॉर्मूला बड़ा खतरनाक हो। कल से, हाँ कोशिश करूंगा कि कल से आपकी क्लासेस शुरू कर दूं, डोंट वरी। तो देखते हैं क्या मिलता है जवाब। तो आपने कहा संख्याएं लिखी हैं आपके सामने, ऐसी ऐसी संख्याएं लिखी, तो क्या करेंगे, चलो देख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, औसत क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको, व्हाट इज एवरेज, क्या होता है, एवरेज होता है कुल योग, 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 60, है ना, अपॉन व्हाट, आपने कहा सर जी इसमें कर दो आप, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 का डिवाइड कर दो, जोड़ें तो 6 और 4 10, 6 और 4 10 20 और 8 28 का 8 कहाँ से लगे, 2 8 15 21 27 31 40 40 33 400, डिवाइड कर दें, आपने कहा 6 संग 36 और 6 36, बैटरी खत्म हो, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई सवाल में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ए बहुत सिंपल सवाल था, चलो एक बार बताओ, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समावर्त क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू univariate number is 117, so their least common multiple is what। तो मतलब क्या है, दो सह अभाज्य गुणनफल, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समावर्त आपको बताना है। क्या बात है,
तो देखो आप समझे को प्राइम नंबर्स का मीनिंग क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं को प्राइम नंबर्स आपसे बोल रहा हूँ इसका मीनिंग क्या है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उनके बीच में। जैसे मैंने कहा 3 और 5, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर। मैंने कहा 8 और 13, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। आपने कहा ओके 8 15, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और एक प्रॉपर्टी क्या है कि इनका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एक होता है। तो ऐसे दो संख्याओं का जोड़ा जिनका एचसीएफ एक होता है उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो क्या करें, अब दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। तो याद रखिएगा, दो प्राइम नंबर हो यानी दो अभाज्य संख्या हो चाहे दो सह अभाज्य संख्या, उनका एलसीएम हमेशा क्या होता है, उन दोनों की गुणा ही होता है। दो सह अभाज्य संख्याएं या दो प्राइम नंबर का हमेशा एलसीएम उन दोनों की मल्टीप्लाई ही होता है। राइट ऑप्शन लिखा हुआ 117, आपने एक बार में खुशी खुशी आंसर कर, बहुत ही अच्छा तरीके से आपने जवाब दिया है, दैट्स वेरी नाइस। तो दोस्तों आज के सवालों को यहीं रोकते हैं और फिर दोबारा से सेशन में मुलाकात करते हैं कल इसी टाइम। तो अगर आपको सेशन अच्छे लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अब इजाज़त लेते हैं और आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताइए। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।